नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से नई दिल्ली में मुलाकात की। चीन के विदेश मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी मिले। पूर्वी लद्दाख में शेष क्षेत्रों से भी सेना पूरी तरह हटाने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ को आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीरभूम में हिंसा मुद्दे को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही बाधित। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात में आईएनएस वलसुरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 3 दिन की यात्रा पर दुबई जाएंगे। वे एक्सपो 2020 में भारतीय मंडप में मीडिया और मनोरंजन प्रदर्शनी देखेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण की शुरूआत कल से होगी। दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2022 की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में सोमेश्वर राव रामुद्रे ने लंबी कूद में और मोहित ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणॉय और पारुपल्ली कश्यप आज अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं कनकलता। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया 4 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की। दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में बचे हुए क्षेत्रों से जल्दी और पूरी तरह से सेनाओं को पीछे हटाने का काम पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच परस्पर संबंधों को स्वाभाविक रूप से चलाने के लिए बाधाओं को दूर करने पर भी विचार हुआ। सूत्रों ने कहा है कि नई दिल्ली में हुई बैठक में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि मौजूदा स्थिति का बने रहना किसी के हित में नहीं है। शांति की बहाली और आपसी विश्वास से ही अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलेगी। दोनों पक्षों ने इसके लिए राजनयिक और सैन्य स्तरों पर सकारात्मक बातचीत जारी रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जो माहौल को सामान्य बनाने के लिए बहुत जरूरी है। दोनों पक्ष बकाया मुद्दों का जल्द से जल्द हल निकालने पर सहमत हुए। बैठक में चीन के विशेष प्रतिनिधियों ने इस पहल को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को चीन का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। श्री डोभाल ने निमंत्रण पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुद्दों का तुरंत और सफलतापूर्वक हल निकलने के बाद ही वे चीन की यात्रा कर सकते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता का दूसरा दौर संपन्न हो गया है। भारतीय अधिकारियों के शिष्टमंडल ने लंदन में तकनीकी मुद्दों पर बातचीत की। ये वार्ता हाइब्रिड तरीके से हुई। कुछ अधिकारी वार्ता के लिए ब्रिटेन गए और कुछ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल हुए। वार्ता के इस दौर में प्रारूप समझौते को साझा किया गया और अधिकांश मुद्दों पर बातचीत की गई। वार्ता का तीसरा दौर अगले महीने भारत में होना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गुजरात के जामनगर में भारतीय नौसेना पोत आईएनएस वलसुरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। राष्ट्रपति ध्वज युद्ध और शांति दोनों स्थितियों में किसी सैन्य इकाई की विशिष्ट सेवा को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर होने के नाते उनके लिए ये अत्यंत संतोषजनक और गर्व का क्षण है। INS Valsura was commissioned on 15 December 1942 as a torpedo training school during World War II. Over the last 79 years, INS Valsura has transformed into a premier technical training institution. It is entrusted with the vital role of skilling the sea warriors to maintain complex weaponry and electrical equipment on board ships and submarines. इससे पहले राष्ट्रपति कोविंद का आज सुबह जामनगर में वायु सैनिक अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया।
गुजरात के राज्यपाल तथा वरिष्ठ मंत्रियों, स्थानीय सांसद और जिलाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति कल से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ को आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 4 बजे लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। श्री योगी आदित्यनाथ को कल उत्तर प्रदेश में भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज दोपहर बाद एक नया राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा, जब योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और तमाम विशिष्ट जनों के साथ ही हजारों भाजपा कार्यकर्ता इस पल के गवाह बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री और स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। आमंत्रित लोगों की सूची में कई दिग्गज उद्योगपति, बॉलीवुड सितारे और तमाम साधु संत भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी सभी पंचायत भवनों पर किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त विधेयक 2022 को लोकसभा में विचार और पारित कराने के लिए पेश किया है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई ने कहा कि देश महामारी से उबर रहा है, लेकिन रिकवरी समान रूप से नहीं हो रही है। उन्होंने मूल्य वृद्धि को लेकर सरकार की आलोचना की। भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि दुनिया में कोई अर्थव्यवस्था नहीं बची जिसने महामारी का सामना नहीं किया हो। उन्होंने वित्त मंत्री को इस विधेयक के लिए बधाई दी। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश कर दिया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 किसी भी तरह से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। श्री राय ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह दिल्ली के नागरिकों के पक्ष में है। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन और कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक पेश करने का विरोध किया। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस के श्री मनीष तिवारी ने कहा कि सदन के पास इस विधेयक को अधिनियमित करने की विधायी क्षमता नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय मतदान प्रणाली की कई देशों ने प्रशंसा की है। लोकसभा में एक प्रश्न के बीच उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और देश के करोड़ों मतदाताओं को लोकतंत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए। विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि भारत के चुनाव आयोग के अधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण देने के लिए अन्य देशों में आमंत्रित किया गया था। ये सबका प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लें। ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा, ये हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है। पूरे दुनिया में इलेक्शन और इलेक्शन प्रोसेस के लिए हिंदुस्तान में लोग सीखने के लिए भी आते हैं और हिंदुस्तान लोगों को बुलाते भी है। हमारा इलेक्शन कमीशन की टीम विदेश में जाते हैं, यूएन की तरफ से इन्विटेशन आता है। तो इंडियन इलेक्शन सिस्टम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड वाइड as one of the best systems in terms of conducting the election. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इस बात को फिर दोहराया कि सरकार आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत रक्षा उपकरणों का देश में ही उत्पादन करने पर जोर देती रहेगी। श्री सिंह ने कहा कि रक्षा पर खर्च रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने, आवश्यकताओं को पूरा करने और आधुनिकीकरण के लिए किया जाता है। पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले में हिंसा के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच नारेबाजी के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12:10 तक स्थगित रही। शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद रूपा गांगुली ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग का मुद्दा उठाया। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के सदस्यों के बीच नारेबाजी शुरू हो गई। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन चलाने की कोशिश की, लेकिन संभव नहीं हो पाया। श्री हरिवंश ने कार्यवाही 12:10 तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में बीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जलाए जाने की घटना की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराए जाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले की सीबीआई से जांच के आदेश दिए हैं और एजेंसी से 7 अप्रैल तक स्थिति रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 3 दिन की यात्रा पर दुबई जाएंगे। वे दुबई में प्रदर्शनी यानी एक्सपो 2020 में लगे भारतीय मंडप का दौरा करेंगे। मीडिया और मनोरंजन पखवाड़े का आयोजन 18 मार्च से किया जा रहा है। भारतीय मंडप का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्वा चंद्रा ने किया था। मंडप में भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में वैश्विक दर्शकों के लिए व्यापार और निवेश के अवसरों को दर्शाया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आश्वासन दिया है कि देश में नागरिक विमानन के विकास के लिए सरकार इस क्षेत्र के सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक सहयोगी के रूप में काम करेगी। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया कार्यक्रम के 5वें संस्करण का औपचारिक रूप से आज उद्घाटन करने के बाद श्री सिंधिया ने कहा कि विमानन क्षेत्र में भारत तेजी से उभरा है और चुनौतियों का सामना करने तथा अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 182 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 29,82,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस समय स्वस्थ होने की दर 98.75% है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से नई दिल्ली में मुलाकात की। चीन के विदेश मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिले। पूर्वी लद्दाख में शेष क्षेत्रों से भी सेना पूरी तरह हटाने की आवश्यकता पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ को आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीरभूम में हिंसा मुद्दे को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही बाधित। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात में आईएनएस वलसुरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 3 दिन की यात्रा पर दुबई जाएंगे। वे एक्सपो 2020 में भारतीय मंडप में मीडिया और मनोरंजन प्रदर्शनी देखेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण की शुरूआत कल से। दुबई में विश्व पैरा एथलीट्स ग्रां प्री 2022 की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में सोमेश्वर राव रामुद्री ने लंबी कूद में और मोहित ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणॉय और पारूपल्ली कश्यप आज अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। विपक्ष का आरोप है कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के लिए इमरान खान जिम्मेदार हैं। विपक्षी दलों ने 8 मार्च को सचिवालय में उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा था। सत्तारूढ़ तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव को विफल करने का विश्वास जताया है, जबकि विपक्ष इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने को लेकर आश्वस्त है। बांग्लादेश ने यूक्रेन में रूसी हमले को तुरंत बंद करने की मांग संबंधी संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष में कल मतदान किया। इस प्रस्ताव का बांग्लादेश सहित 140 देशों ने समर्थन किया। 5 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में वोट डाले और 38 देश मतदान से अलग रहे।
संयुक्त राष्ट्र ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा कि इस अनुमोदित प्रस्ताव में यूक्रेन में रूसी हमले को बंद करने की मांग की गई है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में हर शुक्रवार शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाता है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज हम गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 25 मार्च 1920 को सूरत में हुआ था। बचपन से ही वे ब्रिटिश शासन से संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी थीं। 1928 में 8 वर्ष की अल्पायु में उषा ने पहली बार साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बालिका होने के बावजूद वे शराब की दुकानों के सामने विरोध प्रदर्शन किया करती थीं और गुपचुप विभिन्न पर्चे बांटा करती थीं। नमक सत्याग्रह के दौरान उषा समुद्र का पानी अपने घर लाई और उससे नमक बनाया। उषा ने 1939 में बम्बई के विल्सन कॉलेज से स्नातक शिक्षा प्राप्त की और कानून की पढ़ाई के लिए तैयारी करने लगी। लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के साथ ही उन्होंने पढ़ाई बंद करने और स्वाधीनता संघर्ष में शामिल होने का फैसला किया। 1942 के कांग्रेस अधिवेशन में उषा मेहता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के ओजस्वी भाषणों को गुपचुप जनता तक पहुंचाती थीं। इससे उषा को सीक्रेट रेडियो स्टेशन चलाने की प्रेरणा मिली और उन्होंने विश्व के कोने कोने तक भारत की आवाज पहुंचाने में सहायता की। चौदह अगस्त 1942 को उषा मेहता ने अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस रेडियो की पहली उद्घोषणा की। इस शो में उषा ने अंग्रेजी और हिंदी में न्यूज बुलेटिन्स पढ़े। हिंदुस्तान हमारा गीत के साथ शो आरंभ हुआ और अंत में वंदे मातरम बजाया गया। ब्रिटिश अधिकारियों की कड़ी निगरानी के बावजूद उनके रेडियो स्टेशन ने निडरता पूर्वक अंग्रेजों के दमन की खबर जन जन तक पहुंचाई। भूमिगत रहने के लिए उषा मेहता को बार बार अपना ठिकाना बदलना पड़ता था ताकि अंग्रेजों की नजरों से बची रहें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने रेडियो स्टेशन की जगह कई बार बदली। 12 नवंबर 1942 को जब वे गिरगांव से शो संचालित कर रही थीं, तो पुलिस ने उषा मेहता और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उषा को 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। 1946 में जब उषा को रिहा किया गया तो वे बंबई में रिहा होने वाली पहली राजनीतिक कैदी बनी। जेल से रिहा होने पर उषा मेहता ने कहा, मैं प्रसन्नता और गर्व के साथ जेल से वापस आई क्योंकि मुझे बापू का संदेश करो या मरो लोगों तक पहुंचाने का संतोष है और मुझे स्वतंत्रता के लिए इस योगदान पर गर्व है। 80 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 2000 को उषा मेहता का निधन हो गया।
अपने देश के लिए लड़ने का उनका जोश और उत्साह सच्ची प्रेरणा है। महान वीरांगना को शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी वसंतराव लक्कनगौड़ा पाटिल का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 25 मार्च 1922 को कर्नाटक के बेलगांव जिले में हुआ था। पाटिल ने कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण वे स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। वसंतराव को डॉक्टर M.R. देसाई, आचार्य जावड़ेकर, N.S. हार्डिकर और बैरिस्टर खार्डेकर जैसे शिक्षकों से देशभक्ति और समाज सेवा की प्रेरणा मिली। कोल्हापुर में वसंतराव कट्टर स्वाधीनता सेनानी नाना पाटिल के संपर्क में आए, जिन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में शामिल होने के वसंतराव के निर्णय को और मजबूती दी। नाना के मार्गदर्शन में वसंतराव आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हो गए। इस कारण उनके छोटे भाई प्रताप राव की हत्या कर दी गई। छोटे भाई के निधन के दुख के कारण वसंतराव ने 1943 में कॉलेज छोड़ दिया और स्वाधीनता संघर्ष में अपने को समर्पित कर दिया। ब्रिटिश प्रशासन के अत्याचार के बावजूद वसंतराव ने और अधिक उत्साह के साथ गतिविधियां जारी रखी। वे क्षेत्र में मोस्ट वांटेड लोगों में शामिल हो गए और पुलिस ने उन्हें देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए। स्वतंत्रता के बाद V.L. पाटिल 1962 से 1967 तक संसद के सदस्य रहे। 1969 में वसंतराव कई बार कर्नाटक विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने 1989 तक विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली। वसंतराव को जीवन भर विभिन्न सामाजिक प्रयासों के लिए 2008 में इंदिरा गांधी सद्भावना नेशनल अवार्ड भी प्रदान किया गया। 9 दिसंबर 2012 को V.L. पाटिल का निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर मत का महत्व बताओ, आओ अपना हुनर दिखाओ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में भाग लें। लॉग ऑन करें voterawarenesscontest.in पर और प्रतियोगिता की विभिन्न श्रेणियों क्विज, गायन, स्लोगन, पोस्टर और वीडियो मेकिंग में दिखाएं अपनी रचनात्मकता। प्रतिभागी अपनी प्रविष्टियां 31 मार्च से पहले voter-contest@eci.gov.in पर भेजें और जीतें ढेर सारे इनाम। ये आकाशवाणी है। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण की शुरुआत शनिवार से हो रही है। इस संस्करण में 4 प्लेऑफ के लिए 10 टीम हिस्सा लेंगी। ब्यौरे के साथ हैं खेल डेस्क से सिद्धार्थ सिंह। इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज शनिवार से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है, जिसमें पिछले साल की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स और उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच पहला मैच खेला जाएगा। इस आईपीएल की खास बात यह है कि अब दर्शकों को भी 25% क्षमता के साथ मैच देखने की अनुमति दे दी गई है। इस बार आईपीएल में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 2 नई टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं। इस बीच महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। उनके स्थान पर रवींद्र जडेजा को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। धोनी आईपीएल में बतौर खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। धोनी ने 2008 यानी पहले सीजन में ही चेन्नई की कप्तानी संभाली थी। धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती। पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणॉय, पारुपल्ली कश्यप और समीर वर्मा स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। महिला सिंगल्स में सिंधु का सामना कनाडा की मिशेल ली से होगा। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत का सामना डेनमार्क के एंडरसन एंटोनसेन से होगा। क्वार्टर फाइनल में एचएस प्रणॉय और पारुपल्ली कश्यप आमने सामने होंगे। समीर वर्मा का मुकाबला एंथनी जिनटिंग से होगा। महिला डबल्स में अश्वनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी का सामना मलेशिया की विवियन हू और लिम च्यू सिन से होगा।
दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2022 की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में कल सोमेश्वर राव रामुद्री ने लंबी कूद में और मोहित ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय दल ने कल 6 पदक हासिल किए और 2 एशियाई रिकॉर्ड बनाए। पैरालंपियन धर्मवीर ने पुरुषों की व्हील चेयर डिस्कस चैंपियनशिप में अपना दूसरा रजत पदक जीता। धर्मवीर के साथी खिलाड़ी अजित कुमार अमृतला पांचाल ने F52 वर्ग में कांस्य पदक जीता। महिलाओं की ट्रैक पैरा स्पर्धाओं में जयंती बेहरा ने 200 मीटर फाइनल में रजत पदक हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक पुस्तिका साझा की जिसमें पिछले महीने के मन की बात कार्यक्रम के रोचक पहलुओं का उल्लेख किया गया है। इसमें उन लोगों का साक्षात्कार है जिनका उल्लेख पिछले महीने के कार्यक्रम में किया गया था। प्रधानमंत्री आकाशवाणी से इस महीने की मन की बात रविवार को दिन के 11 बजे करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी जिसमें प्रधानमंत्री देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है अमर पत्रकार सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी को। पत्रकार को कलम का सिपाही कहा जाता है। एक सच्चा पत्रकार हथियार उठाए बिना अपनी कलम के बल पर कैसे संघर्ष कर सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल थे अमर पत्रकार सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी। विद्यार्थी जी सुधारवादी तो थे ही किंतु धर्मपरायण और ईश्वर भक्त भी थे। उनकी वाणी में मां सरस्वती का वास था, इसलिए वे जो भी बोलते थे वो सामने वाले के दिल में उतर जाता था। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को अपने ननिहाल इलाहाबाद में हुआ। इनकी माता का नाम गोमती देवी और पिता का नाम मुंशी जय नारायण कायस्थ था। सरस्वती और अभ्युदय में काम करने के बाद 9 नवंबर 1913 को विद्यार्थी जी ने कानपुर से प्रताप नाम का अपना हिंदी साप्ताहिक शुरू किया। बस यहीं से विद्यार्थी जी का साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन शुरू हो गया। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध निर्भीक होकर प्रताप में लेख लिखने के कारण उन्हें 5 बार जेल जाना पड़ा। साप्ताहिक प्रताप के प्रकाशन के 7 वर्ष बाद 1920 में विद्यार्थी जी ने उसे दैनिक। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। मुंबई और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर में जम्मू में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में दोपहर बाद के समय बादल छा सकते हैं। लेह और गिलगित में आंशिक बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से नई दिल्ली में मुलाकात की। चीन के विदेश मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी मिले। पूर्वी लद्दाख में शेष क्षेत्रों से भी सेना पूरी तरह हटाने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ को आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीरभूम में हिंसा मुद्दे को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही बाधित। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात में INS वलसुरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 3 दिन की यात्रा पर दुबई जाएंगे। वे एक्सपो 2020 में भारतीय मंडप में मीडिया और मनोरंजन प्रदर्शनी देखेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण की शुरुआत कल से होगी। दुबई में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2022 की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में सोमेश्वर राव रामुद्री ने लंबी कूद में और मोहित ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, HS प्रणॉय और पारुपल्ली कश्यप आज अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।